Now, good morning, students. Today we will start a new chapter, that is chapter number 11, the crafts. Okay, so first, before starting this chapter, I want to clear the meaning of word crafts. मतलब ये जो चैप्टर है, जो चैप्टर 11 क्राफ्ट, पेज नंबर 121 पे है, वो हम आज स्टार्ट करेंगे। और इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वर्ड क्राफ्ट। क्राफ्ट का क्या मतलब है? क्राफ्ट मीन्स द स्किल्ड प्रैक्टिस ऑफ अ पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन। ओके, किसी पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन के लिए आपको स्किल्ड प्रैक्टिस होनी चाहिए उसकी। इन हिंदी, शिल्प या कला। ठीक है, किसी चीज़ को करना, किसी चीज़ को करने के लिए द स्किल प्रैक्टिस ऑफ अ पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन, किसी ऑक्यूपेशन को करने के लिए आपको उसमें निपुण होना चाहिए। ठीक है, तो हिंदी में हम उसे कहते हैं शिल्प या कला। ओके, एंड आफ्टर डिस्कसिंग द मीनिंग ऑफ वर्ड क्राफ्ट, वी विल डिस्कस हैंडीक्राफ्ट। हैंडीक्राफ्ट इट मीन्स हस्तकला। इन हिंदी वी कॉल इट हस्तकला। हाथ मतलब हस्तकला, हस्त मतलब हाथ और कला मतलब क्राफ्ट, हाथ से बनाई हुई चीज़ें, हाथ की कारीगरी। और यू कैन से सजावट या काम के सामान को हाथ से बनाना। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। First, I will explain you the word meaning of this chapter, and after that, I will read the paragraph and then I will explain. So, all of you, please open page number 124. Okay. So, word to know. The first word is adze. What is adze? A tool with a curved blade similar to an axe. वो ऐसा टूल होता है, ऐसा हथियार होता है जो कर्व्ड शेप ब्लेड का होता है। जो उसकी ब्लेड होती है वो मुड़ी हुई होती है, या आप सिमिलर मतलब एक्स कुल्हाड़ी के जैसा मान सकते हो उसको। जैसा कि आप बुक में पिक्चर में देख सकते हो, जो पिक्चर दिया हुआ है, एक वुडन हैंडल है और उसके साथ में आयरन का एक जो कर्व ब्लेड उसके साथ अटैच है, दैट इज एज। इज दैट क्लियर? नाउ सेकेंड वन इज ब्रासवेयर। ब्रासवेयर मीन्स थिंग्स मेड ऑफ ब्रास, जो चीज़ें ब्रास से बनी हुई होती हैं। ठीक है, ब्रास क्या होता है? एक तरह का मेटल होता है, आप तांबा कह सकते हो उससे। ठीक है, डिस्प्ले। डिस्प्ले मीन्स टू शो, किसी चीज़ को दिखाना। ठीक है ना, किसी चीज़ का डिस्प्ले करना, किसी चीज़ को दिखाना। नाउ फोर्थ वन इज ग्लिसिंग। ग्लिसनिंग, दैट इज ग्लिसनिंग मीन्स शाइनिंग। कोई चीज़ शाइन करती है उसको हम ग्लिसनिंग भी कहते हैं। और स्पार्कलिंग, जो चीज़ चमकती है, शाइन करती है, उसको हम कहते हैं ग्लिसनिंग। ओके, ऑर्नामेंट्स। ऑर्नामेंट्स क्या होता है? स्मॉल ऑब्जेक्ट यूज्ड फॉर डेकोरेशन एंड डिस्प्ले। छोटी छोटी चीज़ें जिसको हम डेकोरेशन के लिए यूज़ करते हैं या उसको दिखाने के लिए यूज़ करते हैं, दैट इज़ ऑर्नामेंट्स। ओके, रिमोट, डिस्टेंस अ लॉन्ग वे अवे, मतलब जो चीज़ बहुत दूर हो या बहुत डिस्टेंस पे हो, दूर पे हो, उसको हम रिमोट कहते हैं। जैसे कि हम कहते हैं ना रिमोट एरिया, तो मतलब जो बहुत दूर होता है ना। अ लॉन्ग वे अवे, बहुत लंबी ज़्यादा दूरी पे होता है, उसको हम कहते हैं रिमोट। सैप। सैप क्या होता है? एक लिक्विड, मतलब वाटर, वाटर के फॉर्म में एक लिक्विड निकलता है। वो किससे निकलता है? आउट ऑफ प्लांट। अ वाटरी लिक्विड दैट कम आउट ऑफ अ प्लांट। प्लांट से एक वाटरी लिक्विड निकलता है, उसको हम कहते हैं सैप। जनरली जब हम क्या बोल सकते हैं आप, रबर ट्री कट करते हैं या कोई ट्री कट करते हैं, तो उसके साथ में एक वाटर सा लिक्विड फॉर्म में निकलता है, वो होता है सैप। टीथर मीन्स टाई विथ अ रोप, किसी चीज़ को रस्सी से बांधना। टाई मतलब बांधना। ओके, नाउ लास्ट वन इज थैज्ड। थैज मतलब अ रूफ दैट हैज़ बीन मेड विथ स्ट्रॉ और अदर लॉन्ग ग्रासेस। वो रूफ, रूफ मतलब छत होती है, वो रूफ जो या तो स्ट्रॉ से बनी होती है, फूस से बनी होती है, या अलग अलग लंबी लंबी घास से बनी होती है। जैसा कि आप
उसमें पिक्चर दिया है आपके बुक में, उस पिक्चर में देख सकते हो। ठीक है, आपके इसी के साथ में सामने एक पिक्चर दी है, उसमें देख सकते हो। तो आई थिंक इट्स वर्ड मीनिंग वर्ड मीनिंग इज क्लियर टू एवरीवन. So if you are having any problem, just let me know. Now I am going to read the paragraph and then I will explain. Okay, so the first one is, first I will read the paragraph. Here the first paragraph is, for centuries India has been famous for its handicraft. Every state has its own special craft. Every town and city has its handicraft shops, and they displayed a wide variety of handicraft from all over the country. There are things made from ivory, rosewood, silver, gold, and silk. Carved sandalwood and brassware toys and trinkets of every shapes and colors. Apart from ornament, craftsmen have always made simple, everyday things used in our daily life. Okay, now I will explain this in English and then in Hindi. Now, for hundreds of years, India was known for the handicraft. Every state of India famous for its different handicraft, or in fact various cities and are famous for different handicraft. Okay, for example, Jaisalmer is famous for stone craft. Barmaid is famous for bed sheet. Jaisalmer is also famous for camel leather and goods. Likewise, some other handicraft work famous in India are ivory, rosewood, silk, gold, silver, sandalwood, brass toys, and trinkets. Trinkets means artificial jewelries. Not only ornaments, craftsmen used to make items of daily use. सिर्फ ornaments ही नहीं. Now I am going to explain this in Hindi. बहुत करोड़ों साल पहले की बात है. फॉर सेंचुरी मतलब बहुत सेंचुरी से करोड़ों टाइम से, मतलब हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स से इंडिया हैज़ बीन फेमस. जो इंडिया है वो फेमस है किस चीज़ के लिए? अपने हैंडीक्राफ्ट के लिए. हैंडीक्राफ्ट जैसे मैंने बताया, हैंडीक्राफ्ट होता है जो चीज़ हाथ से बनाई जाती है. इंडिया का हर स्टेट अपने एक स्पेशल क्राफ्ट के लिए फेमस है. ठीक है ना, अपनी स्पेशल कला के लिए फेमस है इंडिया का हर स्टेट. जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जैसे जैसलमेर है, तो जैसलमेर किस चीज़ के लिए फेमस है? स्टोन क्राफ्ट के लिए फेमस है. जैसलमेर किस लिए फेमस है? कैमल के लेदर से जो गुड्स बनते हैं उनके लिए फेमस है. तो ऐसे ही बहुत स्टेट्स हैं जो अपने अपने, बहुत टाउन्स हैं, बहुत सिटीज़ हैं जो अपने अपने हैंडीक्राफ्ट के लिए फेमस है और वो अपने शॉप्स लगाते हैं. और जो उनकी शॉप है वो बहुत वाइड वैरायटी डिस्प्ले, मतलब जैसा मैंने आपको बताया था टू शो, दिखाना. तो वाइड वैरायटी, वाइड मतलब बहुत ज़्यादा वैरायटी की चीज़ें इससे ऑल ओवर द कंट्री में डिस्प्ले होती हैं. मतलब पूरे कंट्री में हमें अलग अलग सिटी से, अलग अलग स्टेट से, अलग अलग कस्बे से उनके जो हैंडीक्राफ्ट है वो हमें ऑल ओवर द कंट्री दिखाई देते हैं. ठीक है. देयर आर द थिंग मेड फ्रॉम आइवरी. कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आइवरी होती है, जो हाथी का दांत होता है उससे बनाई जाती हैं. ठीक है ना, तो उससे भी चीज़ें बनती हैं, है ना. रोज़वुड जो एक तरह से उसकी लकड़ी होती है रोज़वुड की, उससे बनती है. सिल्वर से बनते हैं, गोल्ड से बनते हैं, सिल्क से बनते हैं. इन सब सारी चीज़ों से कुछ चीज़ें बनाई जाती हैं. क्राफ्ट सैंडलवुड, जो सैंडलवुड होती है उससे भी कार्विंग की बहुत चीज़ें बनाई जाती हैं. ब्रासवेयर टॉयज़, मतलब ब्रास के जो टॉयज़ होते हैं, जो ब्रास मैंने आपको पहले ही बताया था एक मेटल होता है, उससे टॉयज़ बनाए जाते हैं डिफरेंट तरह के. ट्रिंकेट्स ऑफ एवरी शेप्स एंड कलर्स. ट्रिंकेट्स मतलब होता है आर्टिफिशियल ज्वेलरीज जो डिफरेंट कलर और डिफरेंट शेप्स में होती है. अपार्ट फ्रॉम ऑर्नामेंट्स, ऑर्नामेंट्स मैंने आपको क्या बताया था कि ऑर्नामेंट्स का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को दिखाना, है ना. जैसे कि कोई भी छोटी चीज़ जो डेकोरेशन के लिए
यूज़ होती है, जो शो पीस होती है या हम पहनते हैं वो सारी चीज़ें। तो अपार्ट फ्रॉम ऑर्नामेंट्स, ऑर्नामेंट्स को छोड़ के जो हमारे क्राफ्टमैन थे वो और भी सिंपल जो डेली यूज़ की चीज़ें थी उनको भी बनाने लग गए थे। ओके, नाउ second paragraph, many craftsmen are dying out because the things which used to be made by hand are made nowadays more easily and more cheaply in factory. Before it is too late, let us visit a village in a remote part of Karnataka um, where an ancient woodcraft is still practicing. Now, in this paragraph, but uh, but nowadays craft work is slowly getting less and less because nowadays items are made in factories. In factories, things are made in large scale and they are cheaper. Now in this chapter we will further discuss about a village in Karnataka which is very old woodcraft is being done, where woodcraft, very old woodcraft is done there in the village of Karnataka. Now I am going to explain this in Hindi. लेकिन जैसा कि उसने बताया कि इस तरह की, पहले पैराग्राफ में बताया कि इस तरह का क्राफ्ट होता है, लेकिन फिर बाद में बताया कि डाइंग मतलब धीरे धीरे जो हैंड क्राफ्ट है, हैंडी क्राफ्ट है, वो ख़त्म होता जा रहा है। डाइंग मतलब ख़त्म होता जा रहा है। क्यों ख़त्म होता जा रहा है? क्योंकि which used to be made by hand are made nowadays more easily and more cheaply in factory. जो चीज़ें पहले हाथ से बनाई जाती थी वो चीज़ें आजकल, nowadays मतलब आजकल, बहुत आसानी से, ईजिली मतलब आसानी से, और चीपली मतलब सस्ता, बहुत सस्ते ढंग से जो आजकल फैक्ट्रीज़ हैं उसमें बनाई जा रही हैं। इसलिए जो हैंडीक्राफ्ट है, जो हाथ का सामान है, वो धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है, वो फैक्ट्री में मशीनों से बनाया जा रहा है। इसने बोला है कि अभी बहुत देर हो जाए, हमें एक विलेज है जो कर्नाटका में है, जहाँ पे पुराने ज़माने का वुड का काम होता है ना, उसको हम विज़िट करते हैं। तो उसने बोला है कि बिफोर इट्स टू लेट, अब जब ज़्यादा, मतलब ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा लेट हो जाए, उससे पहले हमें एक विलेज जो बहुत दूर है कर्नाटका में, रिमोट पार्ट ऑफ कर्नाटका, कर्नाटका से बहुत दूर है, वेयर एन एंशन, जहाँ पे पुराने टाइम की वुड क्राफ्ट अभी भी वुड से क्राफ्ट किया जाता है। ओके, नाउ Papanhallis lie by the side of a wide stretch of water about 100 kilometers from Bangalore. You should see it first in the early morning when the rays of the sun are glistening on the water. At dawn, you can hear the singing of the bride, and then, if you sit quietly under a great banyan tree, you can hear the whole village waking up. Okay, now I'm going to explain the third paragraph. In the last paragraph of this page, writer is describing the morning activity of the villagers. Okay, a cock, no, in third paragraph, not last paragraph, third paragraph, sorry. Here the name of the village is Papanhalli. The village was described above in above paragraph of Karnataka. The name of that village is Papanhalli. Where Papanhalli is situated, the Papanhalli is situated on the bank of a river and it is about 100 kilometers from capital city of Bangalore. The best time to see or enjoy that village is early morning or dawn, when the sun rays fall on the river under a banyan tree. Banyan tree is generally very big and old, and banyan tree is also our national tree.
you can hear the chirping of birds and morning activities of villagers. Here in third paragraph, आपका जो थर्ड पैराग्राफ है उसमें जो विलेज सेकंड पैराग्राफ में डिस्क्राइब किया हुआ था उस विलेज का नाम बताया, उस विलेज का नाम है पापनहल्ली। उसमें बताया है कि जो पापनहल्ली है वो बैंगलोर से 100 किलोमीटर की दूरी पे है और वो बहुत फैला हुआ है। जो वो विलेज है वो एक रिवर के किनारे है। इसमें बोला है लाई बाय द साइड ऑफ वाइड स्ट्रेच ऑफ वाटर, उसके आसपास बहुत ज़्यादा पानी है। नाउ यू शुड सी in first the early morning when the rays of sun is glistening on the water। उसने बोला है कि तुमने सुबह सुबह तुम उस विलेज को जब देखोगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा, मतलब उस विलेज को देखने का जो बेस्ट टाइम होता है और विलेज को एंजॉय करने का जो बेस्ट टाइम होता है वो होता है अर्ली मॉर्निंग। डॉन मीन्स अर्ली मॉर्निंग, ठीक है। जब सन की रेज जो होती हैं वो सीधे रिवर के वाटर पे रिफ्लेक्ट करती हैं और एकदम चमक रही होती हैं, ठीक है। मतलब जो पानी जो होता है वो जब रिवर में जब सन की रेज जो होती हैं वो रिवर के वाटर में रिफ्लेक्ट करती हैं, ग्लिस्टिंग मतलब चमकना, तो वो एकदम शाइन कर रही होती है। तो जो अर्ली मॉर्निंग होता है वो विलेज को देखने का सबसे खूबसूरत टाइम होता है, सबसे अच्छा टाइम होता है। उसने बोला है कि अगर तुम चुपचाप बैठो, इफ़ यू सिट क्वाइटली अंडर अ बनियान ट्री, एक बनियान एक तरह का ट्री होता है जो बहुत पुराना ट्री होता है, बहुत बड़ा और बहुत पुराना ट्री होता है, और बनियान ट्री हमारा नेशनल ट्री भी है। तो उसने बोला कि अगर तुम बनियान ट्री के नीचे चुपचाप बैठो तो तुम्हें बर्ड्स की जो चिरपिंग साउंड है, बर्ड्स की जो आवाज़ है, उसको तुम क्या कर सकते हो, फील कर सकते हो, है ना, और सुन सकते हो। और तुम उस वहाँ पे जो विलेजर्स हैं उनकी जो मॉर्निंग एक्टिविटीज़ हैं उनको भी तुम नोटिस कर सकते हो, उनको भी तुम देख सकते हो। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? नाउ द लास्ट पैराग्राफ ऑफ दिस पेज इज फर्स्ट अ कॉक क्रोइंग, देन a small boy is driving his goat before him into the forest. Then a woman with a brass pot on her head going down to the stone well. A man appeared with a pair of bullocks, a plough across his shoulder, walking on his field. Now in this last page, last paragraph of this page, writer is describing the morning activities of villagers. Here, a cock is crowing. A boy is taking his goat to the forest for grazing. Grazing. Women are going to take water from a well. Men are going to field with a pair of bullocks and plows. जो लास्ट का पैराग्राफ है उसमें जो राइटर हैं उन्होंने जो विलेज की पूरी एक्टिविटीज़ है, ठीक है ना, वो डिस्क्राइब किया है। जो विलेज में वो क्या देख रहे हैं वो डिस्क्राइब किया। जो ये पूरा चैप्टर है वो एक वर्चुअल मीटिंग है एक तरह से। मतलब जो राइटर हैं वो एक गांव में गए हैं और उन्होंने क्या देखा है वो सारी चीज़ें वो इस चैप्टर में आपको बता रहे हैं। वर्चुअल मीटिंग, एक फिजिकल होती है, एक वर्चुअल होती है, तो वो उन्होंने जो देखी है वही चीज़ वो बता रहे हैं। ओके, उसमें मतलब वो जो राइटर है उनका एक ये वर्चुअल टूर है, ठीक है। तो इसमें जो लास्ट पैराग्राफ है उसमें बताया है कि इसमें विलेज को डिस्क्राइब किया और उसमें बताया है कि मॉर्निंग में जो विलेज का सीन होता है उसमें सुबह सुबह जो मुर्गा होता है वो बांग देना शुरू कर देता है। कॉक क्रोइंग, बांग देना मतलब मुर्गे की आवाज़, जो वो कुकरू की आवाज़ निकालता है वो वैसे सुबह सुबह मुर्गा बोलने लग जाता है। जो छोटा बच्चा होता है, ड्राइविंग मतलब अपनी गोट को ले जाना, ड्राइविंग मतलब चलाना ही नहीं होता है, अपनी गोट को लेके जाना कहीं पे। तो जो छोटा बच्चा होता है वो अपनी गोट को फॉरेस्ट में लेके जाता है। क्यों फॉरेस्ट में लेके जाता है? उसको ग्रेजिंग के लिए, उसको चराने के लिए, ठीक है। देन अ वुमेन, कुछ औरतें जो मतलब देन अ वुमेन, एक औरत, राइटर देखता है कि वो अपने हेड पे ब्रास मैंने जैसे आपको बताया था कि एक मेटल होता है, ब्रास का पॉट लिए
और कुएं पे जो पत्थर का कुआं बना होता है उसके पास आती है, किस लिए? पानी ले जाने के लिए। अ मैन अपीयर्स विद अ पेयर ऑफ बुलक, और एक आदमी होता है वो एक आदमी को देखता है जो बुलक का मतलब जो क्या बोलते हैं उसको, बैलगाड़ी होती है, बैल बुल्स होते हैं, तो उसका जो पेयर है वो जनरली किस लिए यूज़ होते हैं? खेत में खेती करने के लिए। तो वो एक आदमी जो होता है वो देखता है कि वो बुलक लेके जा रहा होता है, बुल लेके जा रहा होता है, बुलक का। उसके साथ में एक प्लाउज होता है, मतलब प्लाउज मतलब हल, जो हल होता है जिससे खेत को जोतते हैं, वो अपने शोल्डर्स पे लेके और अपने फील्ड के लिए जा रहा होता है, किस लिए? खेती करने के लिए। अपने बुल्स को लेके, उस अपने हल को लेके अपने शोल्डर्स पे खेत में जा रहा होता है, किस लिए? खेती करने के लिए। ओके, सो आज के लिए बस पेज नंबर 21 एंड वर्ड मीनिंग। इफ़ यू पीपल आर हैविंग एनी प्रॉब्लम, एनी क्वेरी, just write in a comment box or let me know that if you are having any problem. You have to write that word meaning in your copy. The word meaning which are given on page number 124, you have to write that word meaning in your copy. Please write it neatly and clearly. Okay, first you have to write the word meaning, learn the word meaning. Till then, revise it. Okay.